सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा वीडियो काफ़ी लेट में आ रहा है ना, इनफैक्ट ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर। वी वर थिंकिंग अबाउट कि अभी कुछ डिफरेंट क्या करें। सो वी थॉट वन पॉइंट कि जितने भी आप यूट्यूब में जितने भी वीडियोस रहते हैं वो हमेशा कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किए जाते हैं, राइट। सो हमने सोचा था कि इस बार हम कुछ डिफरेंट करते हैं। नाउ वी विल सी other side of the table also. So basically I am talking about the interviewer side. तो हमने इस बार ऐसे किया है कि हमने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है ना, इंटरव्यूअर की मन की बात। सो इंटरव्यूअर की मन की बात में हम ये ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी इंटरव्यूअर जब भी कोई इंटरव्यू लेता है तो उसके एक्सपेक्टेशंस क्या रहते हैं कैंडिडेट से और उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या रहती है। तो आज हमारा पहला एपिसोड है और आज हमने इनवाइट किया है संतोष कुमार मिश्रा को। बेसिकली संतोष अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है माइक्रोसॉफ्ट के। तो इन्होंने एक साल पे काफ़ी एसडी के इंटरव्यू लिए हैं अपने कंपनी के लिए। सो संतोष, यू वांट टू से एनीथिंग टू आवर ऑडियंस? Yeah, hi everyone and thank you so much राजीव for inviting on this show and मुझे भी लगता है कि ये जो भी सीरीज होगा ये काफ़ी हेल्पफुल होगा सारे कैंडिडेट के लिए, स्पेशली उनके लिए जो कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने का सोच रहे हैं या जो अभी इनके पास इंटरव्यू देने का बहुत कम एक्सपीरियंस है। तो उनको एक इंटरव्यूअर्स का माइंडसेट पता चल जाएगा कि हर एक क्वेश्चंस का या हर एक जो भी वो आंसर देते हैं या जो भी पॉइंट उनके माइंड में डाउट है, क्या इंटरव्यूअर क्या सोचते हैं उसके बैकग्राउंड में। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा सारे कैंडिडेट के लिए। बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, एक चीज़ मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा। सो संतोष, पहला तो मैंने ये देखा है इंटरव्यू पे जैसे ही कोई भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए अप्रोच करता है, राइट। सो सबसे पहले तो यही फील आता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या रहते हैं, काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हाउ डू यू टेक इट? मतलब कोई भी कैंडिडेट अगर आता है और आपको दिखता है कि वो नर्वस है, राइट। सो डू यू टेक इट एज ए नेगेटिव वे कि नहीं ये तो पहले ही काफ़ी नर्वस हो गया, या तो फिर यू ऑल्सो नो कि यार ये मैंने भी कभी इंटरव्यू दिया था, काफ़ी स्टैंडर्ड है नर्वसनेस? देखिए, बहुत ही नेचुरल है, नर्वसनेस ए पार्ट ऑफ लाइफ। और एक चीज और बोलता हूँ, मतलब जो इंसान नर्वस नहीं होता है ना, नर्वस नहीं रहेगा, वो निगेटिव एक तरह से बोलो कि क्योंकि ये अगर जिसका प्रिपरेशन होगा 100% नर्वस रहेगा ही रहेगा। जिसकी प्रिपरेशन नहीं रहती वही लोग नर्वस नहीं रहते, उसके पास क्योंकि उसके पास खोने के कुछ नहीं रहते हैं। तो हम सब समझते हैं, हम सब भी उस स्टेज में कभी थे। तो इसमें ऐसा है कि जो भी हम कॉलेज टाइम पे थे हम सब, तो ऐसा था कि हम सब अपने बारे में भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते थे अच्छे से, बहुत बार हेजिटेशन होती थी। एक तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम से होते हैं, तो उनको इंग्लिश में बात करना आदत नहीं रहती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी नर्वसनेस होती है। प्लस और भी रीजन होते हैं कि उनको उस लेवल में खुद को एक होता है ना कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो बहुत तरह की नर्वसनेस होती है। मैंने दो तरह के नर्वसनेस देखे हैं। एक होता है जो कि इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले, और एक ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो फर्स्ट केस था कि इंटरव्यू के पहले ही और कोई कैंडिडेट नर्वस है, तो ऑफकोर्स हम कोशिश करते हैं कि उनसे बातें करें ऑफ द टॉपिक्स, मतलब नॉर्मल कि कैसा आपका कैसे डे टू डे कैसा रहा, कैसा कॉलेज लाइफ चल रहा है, या कॉलेज में क्या क्या छोटी मोटी चीजें पूछते हैं, ताकि वो काइंड ऑफ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए और वो फिर नॉर्मल फील करने लगे। तो दूसरा चीज होता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अगर कोई क्वेश्चन हमने दिया और कैंडिडेट थोड़ा नर्वस फील कर रहा है, तो हम उसको और थोड़ा सा हिंट देते हैं क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि कैंडिडेट गलत भी आंसर दे दिया बीच में तो हम उसको पॉजिटिव फील कराते हैं, ताकि कैंडिडेट को ऐसा नहीं लगे कि हमने गलत आंसर दे दिया और सब कुछ फिनिश हो गया ऐसा। तो ये चीजें बहुत मैटर करता है, इसलिए क्योंकि अगर कैंडिडेट नर्वस है, अगर वो फिर आंसर दे रहा है, तो काइंड ऑफ वो जस्टिस नहीं हुआ कैंडिडेट के साथ भी, बिकॉज उसका नेचुरल आंसर नहीं आ पाएगा। फिर वो एक प्रेशर में आकर आंसर दे रहा है, तो मे बी वो गलत भी आंसर जो भी दे रहा है, तो उससे हम जज नहीं कर पाएंगे नेचुरली कि कैंडिडेट क्या जानता है क्या नहीं जानता है। सो ये कोई निगेटिव पॉइंट नहीं, नर्वस होना इज नेचुरल। अगर जो प्रिपरेशन करता है वही नर्वस होता है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। या ऑब्वियसली देन यू विल स्टार्ट रीडिंग हिज और हर रिज्यूमे, द कैंडिडेट रिज्यूमे। तो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ब्रीफ मी अबाउट योरसेल्फ, राइट। और ये काफ़ी मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, बट स्टिल आई वांटेड टू अंडरस्टैंड योर व्यू ऑन दिस कि व्हाट यू वांटेड टू हियर। क्योंकि कभी मैंने देखे, फॉर एग्जांपल जब मैं इंटरव्यू लिया था
तो बहुत सारे लोग सेम जो रिज्यूमे पे लिखा है सेम चीज़ें ही अब बोलने लगते हैं, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता था। आई जस्ट वांटेड टू हियर समथिंग एल्स। या फिर और जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जो ड्यूरेशन भी रहता है ना, यू वांटेड टू फिनिश एवरीथिंग विद इन अ मिनट। तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड योर व्यू ऑन दिस। ये सब क्वेश्चन पूछने का मेन पर्पस क्या होता है कि हम देखना चाहते हैं कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंट है, क्योंकि एटलीस्ट वो खुद के बारे में बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। उसी बहाने कैंडिडेट 1-2 मिनट के लिए एक ऑफ द टॉपिक्स डिस्कशन करने का मौका भी मिल जाता है कैंडिडेट को, ताकि कैंडिडेट अपने हम सबसे थोड़ा फ्रेंडली हो जाए। सो बेसिकली हम चाहते हैं कैंडिडेट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करे एक्चुअल इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले। उसलिए हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब जो कोर रीजन होता है। हाँ, और मेरे ख्याल से हाँ, ये जैसे जैसे तुमने बोला कि ये अगर ये क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सा कैंडिडेट भी थोड़े से कंफर्ट जोन पे आ जाते हैं कि हाँ ठीक है ना। हाँ। जो नर्वसनेस के बाद से जो स्टेज रहता है, आई थिंक वो वहां से स्टेज से बाहर निकल जाते होंगे आफ्टर दिस। हाँ, राइट। सो बेसिकली दे कैन से एनीथिंग कि हाँ मेरा नाम ये है और मैंने ये ग्रेजुएशन किया है, स्टफ एंड ऑल। या फिर यू वांटेड टू हियर सम पर्टिकुलर कि हाँ नहीं, मेरे को रिज्यूमे में जो लिखा है वो मत बताओ, मेरे को रिज्यूमे के अलावा बताओ क्या लिखा है। एक्चुअली इसमें ऐसा है कि हम सब जो मेनली जो हम सोचते हैं जो चीजें, ठीक है, अपने बारे में बता सकते हो, अपने बारे में या एक प्रोफेशनल जर्नी बता सकते हो कि मैंने ये कोर्सेज किया, वट एवर, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब किया। और इसके बाद पहले कॉलेज जो भी एकेडमिक डिटेल्स, फिर अपना प्रोफेशनल डिटेल्स कि मैंने ये कंपनी में जॉब करते हुए यहाँ पे आया है ना। अच्छा, okay. और फिर आप ब्रीफ थोड़ा सा बता सकते हो कि ठीक है करेंटली मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अपनी करंट कंपनी में बता सकते हो कि इस पे मैं काम कर रहा हूँ, या इन चीजों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। जैसे कि मेरे बारे में पूछोगे तो जैसे मैं बता रहा हूँ मैं टेराटा में ये काम किया हाई लेवल पे, वीएमएल में ये काम किया और यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, एकदम ब्रीफली, एकदम मतलब ये सब चीज मिलाकर 1 मिनट के अंदर फिनिश हो जाना चाहिए ऐसा। बेसिकली रिज्यूमे में देखते क्या होता हूँ, मतलब रिज्यूमे में डू यू विल चेक कि कॉलेज कौन सा है, इसका सीजीपीए कितना था, या फिर जब कोई प्रोजेक्ट्स अगर कोई किसी ने किए हैं तो प्रोजेक्ट्स में क्या क्या किए हैं, कैसे किए हैं, कौन से टेक्नोलॉजी में काम किया है आपने, अगर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया है तो कैसे किया है, अगर आपने कोई किसी अपने सिस्टम पर लेटेंसी को अप्रूव किया है तो वो नंबर चाहिए आपको। ये जो मैट्रिक्स में बात कर रहा हूँ, है ना। अगर मान लो उसने कितने हाई वॉल्यूम पे उसने डेटा को हैंडल किया, ये अगर वो कैंडिडेट ये नंबर मेंशन कर रहा है कि हाँ मैंने इतने हाई वॉल्यूम पे किया है, मैंने लेटेंसी लेट से 2 सेकंड से लेके फिर मैंने 1 सेकंड पे कम किया था, इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगर आपको दिखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से SG1 के लिए एक तो फ्रेशर्स हो गए हैं और दूसरा है मेरे ख्याल से 2 से 3 साल के जो वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वो भी SG1 के लिए क्वालिफाइड रहते हैं, राइट, माइक्रोसॉफ्ट में। तो वो तो अपने कंपनी से रिलेटेड जो भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है उसको मेंशन करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब था आपको ज्यादा अच्छा किस में लगता है? ये सब चीजें ज्यादा नहीं देखते हैं, कॉलेज कौन सा है, कौन सा सीजीपीए है, बिकॉज उसका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है तो इसका मतलब अच्छा ही कॉलेज होगा, जो भी मतलब हम एक्सेप्टेड जो कॉलेज है उससे ही होगा वो, है ना। अब आती है कि प्रोजेक्ट में ये सब चीजें क्या देखते हैं। तो देखिए हम सब क्या देखते हैं जो मेनली, तो कॉलेज में गए हैं हम सब, तो प्रोजेक्ट उसका मेनली वही प्रोजेक्ट देखते क्या क्या प्रोजेक्ट काम किया। सो ऑफकोर्स वो रियल टाइम पे काम किया तो नहीं होगा, वो तो बस नॉर्मल छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे, एकेडमिक प्रोजेक्ट, मतलब कोई रियल टाइम इंडस्ट्री लेवल का एप्लीकेशन तो होता नहीं है। तो उसमें मेनली हम ये चेक करते हैं, सबसे पहला जो चीज चेक करते हैं कि क्या इस बंदे ने ये प्रोजेक्ट खुद से किया है या कहीं से कॉपी किया है ना। तो उसके रिलेटेड हम बहुत सारे सिनेरियो, इधर उधर सिनेरियो बोलते उससे पूछते हैं, ताकि हम पता कर सके कि एक्चुअल में इसने किया है कि नहीं किया है। और उसने किया है तो फिर उसका पूछते हैं कि ठीक है इसका फ्यूचर एक्सटेंशन क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। अगर मान लिया कोई प्रोजेक्ट में कोई डेटा स्ट्रक्चर का यूज हुआ है या कुछ भी ऐसा डिजाइन पैटर्न का यूज किया है, जो भी चीज है, कोई क्वेश्चन उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, ताकि पता चल जाए हम लोग कि ये जो प्रोजेक्ट किया है तो क्या इंटरनली इंप्लीमेंटेशन भी खुद से किया है कि नहीं किया है। अब आता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए हम ये देखते हैं कि इस बंदे ने रियल टाइम इंडस्ट्री में काम किया है, तो ऑफकोर्स उसके प्रोजेक्ट में हम देखना चाहेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट उसने मेंशन किया है उसमें हम मोस्टली डेटा को लुक करते हैं। ठीक है, इसने ये किसी सिस्टम के परफॉर्मेंस को कितना टाइम्स इंक्रीज कर लिया, इसने कोई हाईली इंपैक्टेड काम किया कि नॉर्मल जस्ट गया है, नॉर्मल छोटा मोटा काम कर रहा है। अच्छा। ये सब देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाईली इंपैक्ट काम किया हो, इसके पास भी चैलेंजेस भी फेस किए होंगे, तो हम देखते और भी देखना चाहते हैं कि इसने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इस प्रोजेक्ट करने में। अगर वो प्रेशर को कितना हाईली हैंडल कर सकता है, या कितना इस बंदे पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। मतलब ये होता है ना कि वीकेंड में कोई इशू आ गया, प्रोडक्शन इशू आ गया, तो बंदा अकेले भी हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता है, या कितना हाईली एफिशिएंसी के साथ हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है।
ये सब काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हम जान पाए कि कैंडिडेट कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दिया जा सकता है आगे, ओके और किस लेवल का इसने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। सो ओके सो संतोष एक बात बताओ यार कि आप जब रिज्यूमे पढ़ने के बाद में यू विल मैनिफेस्ट अ क्वेश्चन कि हाँ उसने रिज्यूमे पे जैसा लिखा है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन मैनिफेस्ट करके उससे पूछते हो इंटरव्यू में, या फिर ये काफ़ी प्री माइंडसेट वाला गेम रहता है, मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले ही कि भाई मेरे को इस कैंडिडेट से किस टाइप का क्वेश्चन पूछना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसमें ऐसा है कि चूंकि ये हम सब मोस्टली, मैं भी फ्रेशर के लिए इंटरव्यू लिया या 1-2 साल के एक्सपीरियंस तक के इंटरव्यू लिया हूँ, तो हम सबका यही होता है, मतलब जिनका एक्सपीरियंस 2 साल से कम है, जो बहुत कम काम किया अभी इंडस्ट्री में या फ्रेशर है, तो 2 तरह की चीजें होती हैं। एक चीज की हम मतलब पहले से ही प्री डिफाइंड क्वेश्चन हम सबके पास होते हैं, वो पूछते हैं। दूसरा चीज ऐसा है कि रिज्यूमे में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट किया उसने या कोई ऐसा प्रोजेक्ट वर्क है जो कि मुझे लगता है कि इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है कुछ चीज, तो हम डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर कि ठीक है आपने प्रोजेक्ट किया तो कैसे क्या किया है ना, कैसे क्या क्या चैलेंजेस आए, या कौन सा डेटा से यूज किया, या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, क्या छोटा छोटा उसके रिलेटेड लोड बैलेंसर कैसे यूज किया, इसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें 2 पार्ट है, एक तो कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी तैयार करके जाते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रोजेक्ट रिज्यूमे के बेसिस पे हम लोग पूछ लेते हैं। हाँ, सो ये जो क्वेश्चंस जैसे आपने बोला जो क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो ऑलरेडी तैयार करके जाते हैं, तो वो कुछ ऐसा कुछ रहता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे जो ऑडियंस है अगर माइक्रोसॉफ्ट में आ रहे हैं SD1 के इंटरव्यू के लिए, तो ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक या सेक्शन है जिसमें से ज़्यादा आप देखते हो कि हाँ इससे जैसे ग्राफ से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए? देखिए कुछ रहते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का सबसे फेवरेट जो सेक्शन है वो है स्ट्रिंग, बहुत पूछता है माइक्रोसॉफ्ट, स्ट्रिंग से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। मे बी आपका ये से भी ट्री से भी क्वेश्चन पूछते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, बट हाँ डिपेंड करते हैं कैंडिडेट का एक्सपीरियंस क्या है, कैंडिडेट की फ्रेशर है तो जनरली हम सब ग्राफ के नहीं जाते ग्राफ में, या पूछेंगे भी ग्राफ में क्वेश्चन पूछेंगे भी तो हम सब उसे कोड नहीं करेंगे, इनिशियल लेवल का थोड़ा बहुत बस आइडिया पूछ लेंगे, है ना। बट हाँ कैंडिडेट एक्सपीरियंस है तो जरूर हम उसको कोड भी करवाएंगे ना, ऐसा डिपेंड करता है पे फोकस करते बट हैं। आपका सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा होता है? देखिए मोस्टली मैं बताऊं तो सबसे जो फेवरेट टॉपिक से जो हम सब पूछते हैं ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं, ट्री का क्वेश्चन एक पूछेंगे 100% श्योर। नाउ आई विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ये भी काफ़ी सोचने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी डिबेटेबल भी है अगेन। तो नॉर्मली क्या होता है कि कैंडिडेट्स को आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने कोई से भी TSN एल्गो का क्वेश्चन पूछा, तो नॉर्मली बहुत सारे सिनारियोज होते हैं जिसमें कि अगर उनको आंसर पता है तो डायरेक्टली दे जंप विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग विथ यू, वो डायरेक्टली जंप कर जाते हैं आपका सॉल्यूशन पे, ठीक है। हो सकता है कि बाय लक उनको उसका सॉल्यूशन पहले ही पता हो तो वो सीधा जंप कर जाते हैं और फिर आपको फाइनल आंसर दे देते हैं। लेकिन आपका क्या टेक होता है कि आपका क्या मतलब हाउ यू वांट कि कैंडिडेट को किसी भी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना चाहिए, मतलब चाहे उसको आता हो या ना आता हो? अब देखिए इसमें क्या है कि अगर कैंडिडेट कोई क्वेश्चन हमने पूछा, कैंडिडेट डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गया, उसको हम बहुत निगेटिव लेते हैं, और इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन है हम सबको उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट नहीं कराना है कंपनी में हायर करके। Correct. हम सब क्वेश्चंस पूछने का ये होता है कैंडिडेट की लॉजिक कैसा है, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करता है, और अप्रोच करते टाइम कोड करते टाइम उसको कुछ चैलेंजेस आते हैं, उससे वो कैसे बाहर निकलता है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच जो होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, नेचुरली हो सकता है कि आपको ऑलरेडी आंसर पता है, बट आपका अप्रोच जो उसको करने का ये तरीका होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू ने दिया आपको, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझने में फोकस कीजिए। आपको एक बार समझ में आ गया, अब कोई डाउट हो तो इंटरव्यू से पूछिए कि ये क्वेश्चन है और ये डाउट है तो पूछ लो। एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर आप एक एक करके अप्रोच डिस्कस करें उसके साथ, जैसे कि ऐसा नहीं कोडिंग करने लगे, आप डिस्कस करें अप्रोच की, ठीक है मैं एक ये है ब्रूट फोर्स सोल्यूशन जिसमें इतना टाइम लगेगा, ये ऐसे करेंगे ये सब चीजें। तो फिर अगर इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड हो गया आपसे तो खुद बोले कोड करो आप। जब तक इंटरव्यूअर कोड करने को नहीं बोला आप उसको एक्सप्लेन करो, इंटरव्यूअर खुद ही बोलेगा ठीक है इससे बेटर अप्रोच क्या है, तो फिर आप बेटर अप्रोच डिस्कस करो, है ना। किसी के आप 5th फ्लोर पे पहुंचना है तो आप वन स्टेप लो, नहीं आप डायरेक्ट 5th फ्लोर पे मत पहुंचो, है ना। ऐसा तो ऐसा जाओ जो कि
ऐसा जाओ तो कि रियल फील हो कि ये बंदा जा रहा है आगे, है ना, ऐसा नहीं जॉब कर गया, है ना, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। सो आप एक एक करके ब्रूट फोर्स, फिर उसका बेटर सोल्यूशन, फिर उसका बेटर सोल्यूशन, उसका बेटर सोल्यूशन, और जैसे ही इंटरव्यू को लग जाएगा ठीक है ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, या जो भी इंटरव्यू जहां तक लगा कि सेटिस्फाइड हो गया, फिर आप आंसर आपसे पूछा जाए ठीक है आप कोड करो, तो फिर तभी आप कोड करो। ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है आपको बेस्ट अप्रोच पता ही नहीं, उस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच आपको खुद ही नहीं पता है, आपको नहीं पता है, तो इंटरव्यू में आपको हिंट देना चाहेगा, हिंट देगा, कुछ ना कुछ आपको देगा कि आप बेटर अप्रोच के पास पहुंच जाए। फिर भी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ठीक है, फिर आपको जो भी बेस्ट लग रहा है वो इंटरव्यूअर बोले ठीक है आप कोड कर दो। अब क्या है, कोड करते टाइम क्या आपको सोचना है, जब भी कोड कर रहे हो तो आप कोड करो तो बोलते हुए कोड करो, ऐसा नहीं कि आप मन में हो और कोड किए जा रहे हो, मन में बोले जा क्या। हाँ, आप यू शुड बी लाउडर, क्योंकि आपको आप क्या सोच रहे हो इंटरव्यू को पता होना चाहिए, क्या सही सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। पता चला आपने आधे घंटे कोड कर दिया और पता चला गलत कर दिया तो आपका टाइम वेस्ट हो गया ना, क्योंकि इंटरव्यू का टाइम फिक्स होता है, आपका आपका वही टाइम वेस्ट है, वो आपका निगेटिव चलाएगा। तो आप अगर बोलते हुए कोड करोगे तो इंटरव्यू में पता चलेगा वो आप रॉन्ग डायरेक्शन में कोड कर रहे हो, क्योंकि आपको जो भी आप कोड करो इंटरव्यू को ऑलरेडी पता है उसका आंसर, है ना। तो रॉन्ग डायरेक्शन में कोड कर रहे हो, वो इंटरव्यू स्टॉप करके आपको हिंट देकर आपको सही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। सो फर्स्ट चीज कि आपको बोलते हुए कोड करना है। दूसरी चीज की कहीं के कमेंट भी लिख दो, बेस केस हैंडल करो, जो भी बेस केसेस हैं, एज केसेस सबको हैंडल करो। और एक बार कोड आपने लिख दिया, फिर एक एग्जांपल उसको गो थ्रू कर लो कि ठीक है ये सही जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब चीज होगा। फिर इंटरव्यू को एक्सप्लेन करो कि ये कोड है, ऐसे ऐसे सब चीजें हो रही है, और दैट इज द स्टैंडर्ड वे। तो ऐसे ही होना चाहिए, कोई भी आप गूगल में इंटरव्यू दो या टीसीएस में दो, आपका यही तरीका होना चाहिए इंटरव्यू देने का। आप आंसर पता है या नहीं पता है, कोई भी हो, यही तरीका होना चाहिए आपको इंटरव्यू देने का। बट अगर मान लो लेट्स से कि कोई कैंडिडेट्स ने किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करना चालू किया, ही और शी ट्राइड इनफ कि तुम्हारे इनपुट लेने के बावजूद भी अगर मान लो नहीं बन पाता है, नहीं हो पाता है, एक के बाद में ऐसा लगता है कि नहीं इसके आगे हम वी कैन नॉट कंटिन्यू। हो सकता है वो ब्रूट फोर्स से स्टार्ट किए, लेकिन जो आपका एक्सपेक्टेड आंसर है, जो मोस्ट ऑप्टिमल आंसर जो आप सुनना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो आपका क्या स्टैंड रहता है इसमें? स्टिल ओके विद दैट कि हाँ चलो इन्होंने ट्राई तो किया, डिस्कस किया हमारे साथ? 100% मीन्स ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा एक फेमस कोट है कि मतलब समथिंग बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट कैंडिडेट ने कुछ बताया ना, और हम देखते हैं उसका अप्रोच, एफर्ट, कि उसने ट्राई किया, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किया, डिफरेंट अप्रोच अपनाया, और ठीक है नहीं बताया फिर भी एक एक काइंड ऑफ कितना एक्सटेंड तक पहुंचा वो वाला। यहाँ पे मतलब इंटरव्यू में कभी भी बाइनरी नहीं होता कि 0 और 1 में नहीं होता। हम सब देखते हैं कि आउट ऑफ 100 कि कैंडिडेट कहाँ तक पहुंच पाए उसको हम देखते हैं। ऐसा होगा 70% भी आंसर दिया, बट उस बंदे ने इतना इंप्रेस कर लिया, इतने इतने तरीके से ट्राई कर इंप्रेस कर लिया, हम उसको जो 100% बताया उससे भी ज्यादा इंप्रेस उससे हो गए, उससे भी ज्यादा उसको मार्क्स दे दिया, है ना। ऐसा किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना आप बता सकते हो उतना बताओ, बट हाँ बी नेचुरल। ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप रट्टे हो, या आप क्वेश्चन यहाँ कुछ और है और आपके दिमाग में कुछ और चल रही है, जो कि क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कोई देख के आया है पीछे, वो क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप यहाँ इसके पर्सपेक्टिव में सोच के बता रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन आपके सामने है उसके बारे में सोचना है, और उसके रिलेटेड जो भी आपके करंट अभी प्रेजेंट में माइंड में आ रहे हैं वो आंसर देने, ना कि आपको बैक ऑफ द माइंड में जो सोल्यूशन चल रहे हैं वो देना है। बस दैट सिंपल, बी नेचुरल, मतलब बेसिकली हाँ एट द मोमेंट जो भी आंसर है अल्टीमेटली अगर मान लो फाइनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक नहीं भी पहुंच रहा हूँ, इज स्टिल ओके। मतलब ऐसा नहीं कि डिप्रेस नहीं हो जाना, यार मेरे से तो पहला क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ, सो सेकंड में क्या। ऐसा होता है एक्चुअली, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था 2-3 बार। जैसे नॉर्मली किसी भी इंटरव्यू पे आप 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हो, राइट? तो मैंने मेरे से पहले क्वेश्चन पूछा, पहले क्वेश्चन पे मैंने ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दिया, तो मेरा जो माइंडसेट था ना वो इंटरव्यू के अंदर ही चेंज हो गया कम्प्लीटली, कि यार जब मैं पहला क्वेश्चन ही मैंने अच्छे से आंसर नहीं किया है तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ज़्यादा उसमें फोकस किया ही नहीं फिर, जो कि मोस्टली बहुत सारे कैंडिडेट से गलतियाँ होती ही है। नाउ अभी तक तो हमने प्रोसेस के बारे में काफ़ी डिस्कस किया है, अभी मेरे को एक्चुअली मटेरियल के बारे में बताइए। जो कंटेंट है, अगर आप कंटेंट देखेंगे लीड कोड का या फिर किसी भी साइट का, तो कंटेंट तो बहुत सारे हैं यार। मतलब इतने कंटेंट है कि आप मतलब टाइम आपके पास कम पड़ जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चंस खत्म नहीं होते, राइट? तो आप मेरे को थोड़ा सा रोड मैप बताओ, अगर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट SD1 के लिए तैयारी कर रहा है तो आप मेरे को थोड़ा सा रोड मैप बताओ कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए किसी भी टॉपिक को।
या श्योर। तो देखिए 2 तरीके हैं यहाँ पे, या तो आप फ्रेशर हैं या तो आपके पास एक्सपीरियंस है। तो फ्रेशर में ऐसा होता है कि उसके पास इनफ टाइम होता है सब चीज़, तो फ्रेशर को तो मैं यही बोलूँगा मैक्सिमम जितने क्वेश्चन कर सकते हो करना। ठीक है। तो उसमें यही होता है कि मोस्टली जो इनिशियल जो स्टार्टिंग, जैसे आपने कोई भी, सबसे पहला होता है आपने कोई भी डेटा स्ट्रक्चर सीखा, जैसे ट्री सीखा या ग्राफ सीखा या एरे सीखा या स्ट्रिंग सीखा, जो भी आपने सीखा। तो सबसे पहले जो भी आपने डेटा से पढ़ा, पढ़ने के बाद आप जाओ और गिग्स पर गिग्स या लीड कोड में इजी सेक्शन भी होते हैं, उस टॉपिक के इजी सेक्शन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके मीडियम और फिर उसके हार्ड के कोई भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, गिग्स पर गिग्स या लीड कोड। एक बार आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया उस टॉपिक्स पे, फिर आप कोई ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे स्विच कर सकते हो, जैसे कि आपका हैकरइंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, कोडसेप हो गया, और उसमें जाओ और उस टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस बना लो। फिर आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो जाएगा आपके पास, है ना। Okay. और जो भी आपने चैलेंजेस फेस किया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो भी आपने देखा, उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो, ताकि 100 क्वेश्चन में आपको 5 या 10 क्वेश्चन होंगे टॉपिक्स पे, जो कि आप 5-10 क्वेश्चन बना लेते हो तो पूरे 100 क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो, ठीक है। ताकि आप इंटरव्यू देने से पहले आप 5 क्वेश्चन पढ़ लो तो पूरा 100 क्वेश्चन के बराबर हो गया, है ना। ऐसा प्रिपेयर आपका ये हो गया। तो ये दिस इज द लाइक अप्रोच आप कर सकते हो सो बेसिकली इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर या टॉपिक्स। बेसिकली एक टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, समझ लिया, तो उसी टाइप के प्रॉब्लम को फिर से अप्रोच नहीं करना है, राइट। मतलब फिर ट्राई करो कि right. दूसरे टाइप का कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। ओके, सो जो इंटरव्यू प्रिपरेशन रिसोर्सेज हैं, आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किया था, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये सारे रिसोर्सेज काफ़ी यूज़फुल है? इफ़ यू कैन टेल मी समथिंग अबाउट दैट। श्योर। तो देखिए जो कॉलेज हायर या इनिशियल 1-2 ईयर के एक्सपीरियंस में हम लोग क्या-क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं बता रहा हूँ। एक होता है डेटा स्ट्रक्चर्स पूछते हैं, एक होता है उप्स, कोई भी उप्स कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपको C++ में लैंग्वेज तो अलग चीज़ है, उप्स कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड, कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। तीसरी चीज़ होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। फिर डीबीएमएस के रिलेटेड मे बी मे और मिनट में नहीं पूछते हैं, बट मोस्टली ये 3-4 टॉपिक्स पे 3-4 अलग-अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो डीएस के लिए जो अप्रोच, जो मटेरियल्स मैंने फॉलो किया था या कंटेंट फॉलो कर सकते हैं, वो है आप लीड कोड, गिग्स पर गिग्स, जो कि इनिशियल लेवल ऑफ कोडिंग के लिए, जैसे जो भी डीएस पढ़ा आपने, जो भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा आपने, कोई भी न्यू जैसे इंग्लिश पढ़ा या कोई पढ़ा, तो इनिशियल लेवल कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए हैकररैंक या हैकर अर्थ या कोडसेप, एक का आप चूज करो और उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो कॉम्पिटिटिव कोडिंग, जिसमें कि बहुत सारे इनपुट होंगे, रियल टाइम क्वेश्चन होगा, रियल टाइम इनपुट के साथ टेस्ट कर सकते हो ना कि आप काम करें नहीं कर रहे। ओके। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने गेलविन का बुक पढ़ा। आप ऑनलाइन रिसोर्स भी बहुत सारे फॉलो कर सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं आप फॉलो कर सकते हैं। ओके। बट C+ बुक, C+ बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज में। तो C+ जो मैंने 2 बुक पढ़ा था, दोनों बहुत अच्छी बुक है। एक था थिंकिंग इन C++, बहुत अच्छी बुक है। दूसरा था प्राइमर C++, ये दोनों बहुत ही अच्छी बुक है। मोस्टली ये सब जो भी जैसे कि आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो भी जैसे OS पढ़ रहे हो या डीबीएमएस या जो भी, मतलब आपने थ्योरेटिकल ये सब पढ़ रहे हो आप, तो आप पढ़ने के साथ साथ इंपॉर्टेंट आपका नोट्स बनाना, और नोट्स बनाने के बाद आपका एक और इंपॉर्टेंट, आप अपने 1 या 2 दोस्त अपने क्लास में देखो जिसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप डिस्कशन करते हो तो ये पता चलता है कि आप आंसर तो जानते हो, बट आंसर जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो सामने वाला को कैसे समझ में आ रहा है, सामने वाला को सेटिस्फाइड हो रहा ही नहीं हो रहा है आपके आंसर से, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और नहीं किसी से डिस्कस नहीं करना, वो भी उसको भी पता चल जाएगा डिस्कस करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जितना हो सके बोलना है, और ये भी और चीज, आपको हिंदी में नहीं बात करना है उनसे। आप जो भी अपने क्लास में कोई भी क्लास को मॉक इंटरव्यू दो अपने क्लासमेट को या कोई भी, या डिस्कशन करो, सो उसी लैंग्वेज में डिस्कशन हो जिस लैंग्वेज आपको इंटरव्यू देने जाना है। इसका मतलब इंग्लिश में देना है, तो इंग्लिश में डिस्कशन करो ताकि आप रियल टाइम एक्सपीरियंस हो सके, बैक स्टेज भी है। करेक्ट जी। डीएस के लिए कोई ज्यादा, एक CLR बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लो। कोई हर डेटा स्ट्रक्चर का पूरा डेप्थ डिस्कशन है उसमें, है ना, सब चीज डेप्थ दिया हुआ, बहुत मोटी सी बुक है। हाँ, दैट इज अ बाइबल ऑफ, हाँ बाइबल है, राइट। तो उसके लिए मतलब आप पढ़ लो तो मास्टर बन जाओगे डीएस का। जो नॉन टेक वाले जो चीज़ें होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी पैंडेमिक के टाइम पे काफ़ी चीज़ें जो है ऑनलाइन हो गया है, राइट। पहले फेस टू फेस राउंड होते थे, अभी सेम राउंड जो होते हैं वो आपका ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन पे कैंडिडेट्स को क्या क्या चीज़ें थोड़ा
केयरफुल रहना चाहिए? इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बी प्रोफेशनल, मतलब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मतलब कि इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है उसका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो आप टाइम पे पहुंचे इंटरव्यू और टाइम पे ज्वाइन करें कॉल। दूसरा चीज की ऑफकोर्स आपके पास पावर कनेक्शन सब कुछ प्रॉपर, बैटरी चार्ज कर ले लैपटॉप का, है ना? या वाईफाई है तो वाईफाई का बैकअप होना चाहिए, मोबाइल से कनेक्ट कर लो, या जो भी चीज ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटरनेट चला गया, ये सब चीजें तो उसको निगेटिव थोड़ा सा माना जाता है। प्लस बीच बीच में जैसे होता है ना कि आप इंटरव्यू देते टाइम जस्ट बी फोकस, ऐसा नहीं कि आप कैजुअली आप कैजुअली बैठे हो, या ऐसा बी कॉन्फिडेंट, ऐसा अच्छे से बात करो ऐसा। ये बताइए कि 7 मोस्ट मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स करते हैं। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपका एटीट्यूड कैसा है आपका, जैसे कि आप रूडली तो बात नहीं कर रहे हो, कितनी आप सॉफ्ट स्पोकन हो, कितनी बातों को सुन रहे। जैसे कि हम चाहेंगे कि बार बार आपको क्वेश्चन घुमा के या इधर उधर घुमा के वो इरिटेट करे। आप इरिटेट हो गए तो आप समझ जाओ आप गलत कर रहे हो। इरिटेट नहीं होना है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप पॉजिटिवली लो, थोड़ी सी एकदम सॉफ्ट स्माइल, पॉजिटिव स्माइल फेस पे रखो, ताकि इंटरव्यू को लगे आप हाईएस्ट प्रेशर में भी आप यू कैन बी कूल, मतलब है कि। और कोई भी इंसान कूल रहेगा तो ही किसी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है। एग्रेसिव इंसान या निगेटिव या गुस्से में आप कोई चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। बी पोलाइट, इंटरव्यू से पोलाइटली ले। ऐसा नहीं सोचे कि पर्सनली नहीं ले चीजों को कि ये इंटरव्यूअर है, ये सब कैसे पूछ रहा है। ऐसा नहीं, जस्ट प्रोफेशनल है। इंटरव्यूअर खुद के लिए हायर नहीं करा, कंपनी के लिए हायर करा है। उसी कंपनी के लिए आप आना चाहते हैं तो आप भी इंटरव्यूअर की जगह पे होते तो आप भी वैसा ही करते। ऐसा आपको सोचना है ना? सुबह शाम तो इंटरव्यूअर है, ड्राई आउट तो नहीं हुआ कैंडिडेट, कोई लेजी मतलब थका थका तो फील नहीं कर रहा है ना। बी एनर्जेटिक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह का इंटरव्यू हो या शाम तक चले, आपको सेम एनर्जी के साथ बात करना है। अगर इंटरव्यूअर आपको मौका देता है, ठीक है आप कुछ भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ऐसा पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ ले उससे। आप अगर क्वेश्चन पूछने का उससे रिलेटेड होना चाहिए, जो कंपनी में आप जा रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। बी प्रोफेशनल। आप पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ लोगे, आप कहाँ के रहने वाले, ये सब चीजें नहीं पूछना चाहिए। तो और भी पॉइंट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इंटरव्यू कोई क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट सोल्यूशन में पहुंच, डायरेक्ट कोड लिखने लगते हैं, जो कि निगेटिव है। आप पहले तो एक लेमन की तरह समझाओ कि क्वेश्चन आपने समझा तो समझाओ कि ये अप्रोच है, और फिर इंटरव्यू जब तक नहीं बोले कोड करने के लिए, जब तक कोड मत करो। इंटरव्यू कोई क्वेश्चन पूछे बट आपको आंसर उसका नहीं पता है, सो आप डायरेक्टली, क्योंकि वो इंटरव्यू का टाइम 1 आवर का, राइट, और आप डायरेक्टली बोल दो कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता, तो फिर 2 मिनट में खत्म हो गया इंटरव्यू आपका, ऐसा। सो आपको ये निगेटिव एटीट्यूड है, क्योंकि आपको इंटरव्यू मान के चलता है कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा शुरू से लास्ट तक आपको कुछ भी पता नहीं था, आपने रन टाइम पे सोचा और रन टाइम में बनाया, और आपने लेकिन किसी क्वेश्चन का आपने बोल दिया मुझे नहीं पता है, आप जैसे ब्लैकआउट हो गए, तो ये निगेटिव माना जाएगा। आप जो भी क्वेश्चन पूछा उसको प्रोसेस को समझो, और क्वेश्चन समझ में आएगा उसको इंटरव्यूअर से क्लियर करो, और फिर भी समझ में आया तो इंटरव्यूअर खुद ही आपको हिंट देगा। आप ट्राई करोगे तो इंटरव्यूअर हिंट देगा, आप डायरेक्ट गिव अप कर दोगे तो इंटरव्यू हिंट देगा और निगेटिव काउंट होगा। एक और चीज हो गया, जैसे कि आप थॉट प्रोसेस इंटरव्यू से डिस्कस नहीं करते हो, जैसे कि आपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, इसके पहले सोल्यूशन का क्या, क्यों आप करने जा रहे हो, इसका सोल्यूशन क्यों ऐसा किया, आपने कुछ इंटरव्यू से थॉट प्रोसेस डिस्कस नहीं, डायरेक्ट आपने सोल्यूशन लिख दिया, तो भी एक निगेटिव माना जाएगा। और मेरे ख्याल से एक पॉइंट तो ऐसे ये भी हो सकता है कि इंटरव्यू जैसे ख़त्म होने के बाद में मैंने बहुत बहुत कैंडिडेट्स लोगों को देखा है कि वो तुरंत तो इंटरव्यूअर से ही पूछने लगते हैं कि सर मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ है, रिजल्ट क्या है, मतलब ऑफ कोर्स कि ये हाँ हाँ, जी, ये नहीं है, बी ये प्रोफेशनल। ठीक था नहीं था, मतलब आई थिंक दे शुडंट बी डूइंग ऑफ इट। कोर्स सो बट ये जो SD1 का जो इंटरव्यू होता है उसमें आप सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि SD1 तो काफ़ी स्टार्टिंग लेवल का होता है, तो डू यू आस्क सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन एज वेल? इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कॉलेज हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो नहीं पूछते, 99% केस में नहीं पूछते हैं। ठीक है। बट हाँ, अगर कैंडिडेट पर कोई SD1 के लिए कैंडिडेट पर 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोग, है ना। इवन कि माइक्रोसॉफ्ट में मेरे से, मैं SD1 ही हूँ, बट माइक्रोसॉफ्ट में मेरे से सिस्टम डिजाइन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो 2 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि स्टार्टिंग पे कि एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो सरप्राइजिंग एलिमेंट रिवील करने का टाइम आ गया है, और वो सरप्राइज एलिमेंट ये है कि जो संतोष है वो मॉक इंटरव्यू और जो कंसल्टेंसी टाइप का जो है, अगर मॉक इंटरव्यू आपको चाहिए कि 1 घंटे का मॉक इंटरव्यू करना है या फिर हाफ एन आवर का कंसल्टेंसी करना है, तो बोथ संतोष कैन डू इट, और वो बुक करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।
फाइनली संतोष, कुछ मोटिवेशनल टॉक हो जाए फॉर द कैंडिडेट, क्योंकि यार इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप बहुत सारे रिजेक्शन को झेलते हो, लेकिन वो रिजेक्शन को झेलना सबकी बस की बात नहीं होती। बहुत ही लो फील होता है इंसान को, काफ़ी डिप्रेशन में आ जाता है, राइट कैंडिडेट। तो उनके लिए कुछ कुछ मोटिवेशन टॉक हो जाए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, खुद मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे कॉलेज टाइम बहुत सारी कंपनी आया, इनिशियल बहुत सारी कंपनी आया, जिसमें मेरा खुद का फर्स्ट टर्म भी क्लियर नहीं हुआ। शुरू के 10-15 कंपनी मेरा फर्स्ट टर्म भी नहीं निकल रहा था। तो मैं एक और मेरा दोस्त थे, जो हम दोनों साथ में प्रिपरेशन करते थे। मतलब मैं इंडिविजुअली प्रिपरेशन करता था, हम लोग साथ में डिस्कशन कभी-कभी किया करते थे। तो उनसे मैं बार-बार बोलता था, देखो 2 चीज़ हो सकता है। अगर जिस दिन हम लोग का प्लेसमेंट हो गया, उस दिन से हम लोग पढ़ना छोड़ दें, राइट? प्लेसमेंट कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। तो प्लेसमेंट हो गया, पढ़ना छोड़ दें, इसका मतलब क्या हुआ? नॉलेज हम लोग का ऐड नहीं होगा उसके बाद से, हम है ना? तो 2 चीज़ हो रहा है, प्लेसमेंट हो रही है, हो जाएगी तो नॉलेज ऐड नहीं होगा, नॉलेज नहीं बढ़ेगा। और प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो एवरीडे नॉलेज ऐड हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी पर प्लेसमेंट ले लिया, जिंदगी भर उस लाइफ टाइम उसी में रहना है। आपको नॉलेज एक्सटेंड करते-करते ये लाइफ टाइम तक काम आएगा। तो ऐसा है कि आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है अर्ली, तो कभी-कभी बोला जाता है ना कि जल्दी सक्सेस में मिलना एक फेलियर की तरफ होता है। सो जब तक एक होता है ना कि एक आम का एग्जांपल लो, तो आम को जितना जल्दी खा लोगे ना, उतना कम मीठा लगेगा। एक आम को पकने दो, पकने के बाद जो खाओगे ना, उसका टेस्ट जो होगा ना, अलग ही होगा, है ना ऐसा। सो जस्ट बी फोकस ऑन योर पार्ट। आपका क्या है कि आप लर्निंग, आप जितना सीखना चाहते हो सीखना सीख लो, और आपका प्लेसमेंट होना नहीं होना आपके हाथ में नहीं है। तो जब तक नहीं हो रहा है, मेहनत करो, जो मिस्टेक करे हो उसको दूर करो, और ये जिंदगी भर काम आएगा आपको, है ना। और मैं तो एक ही चीज, और मैं तो एक ही, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन कोट है ये एक चीज, मतलब जो मैं हमेशा मानता हूं कि होता है ना कि अगर कोई इंसान आपके चलने पे डाउट करे, तो आप उड़ने की कोशिश करो, बस। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए है। तो बस आपको ध्यान नहीं देना है कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, आपका नहीं हो रहा है तो बस आपके चलने पर डाउट करे ना, आप उड़ने के बारे में सोचो बस। दुनिया फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला आपको उड़ने से। यस, इंडीड इट इज़ वेरी राइट। और मैं भी एक फ्यू पॉइंट्स आई वांटेड टू ऐड हियर कैंडिडेट्स के लिए कि यार अगर मान लो कोई कंपनी में सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली हो सकता है कि यू डिज़र्व सम बेटर वन। ठीक है, सो ये एक फेथ, एक होप रहना चाहिए। और अपना प्रिपरेशन, जैसे इन्होंने बोला कि अगर आपका इंटरव्यू में हो जाएगा देन यू विल स्टॉप लर्निंग, बट हियर यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, दैट इज़ अ की थिंग। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हमने थोड़े सर्वे करा के लेके आए थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कैंडिडेट फेस करते हैं या फिर जानना चाहते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं, आपके दिमाग में, आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस हैं, उसको आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करने से ये होगा कि वो क्वेश्चंस को हम लोग फिर से हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे वी कैन कॉल अगेन संतोष फॉर द डिस्कशन, है ना। एंड उस समय पे आपका जो क्वेश्चंस आपने कमेंट किए होंगे, उसको वी विल पिक दैट क्वेश्चन एंड विल आस्क। तो जैसे कि आज हमने SD1 MS माइक्रोसॉफ्ट का टारगेट किया था, वैसे ही हो सकता है SD2 अमेजोन का, या फिर SD3 गूगल का, या फिर अलग अलग डेजिग्नेशन के अलग अलग कंपनी के वीडियोस हम इंटरव्यूअर को इनवाइट करेंगे और उनके थॉट प्रोसेस को जानेंगे। कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट मतलब आपको कौन से कंपनियां का इस टाइप का इंटरव्यू आपको देखना है। ठीक है, आप उसको कमेंट कर दीजिए। और एट द एंड संतोष, प्लीज़ यार थोड़ा अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दो कि क्या क्या करना है इनको जानने से पहले। सो जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बिकॉज ये चैनल बहुत ही यूजफुल है, ये पिछले 2-3 साल से चल रही है, और आने वाले सालों में बहुत सारे यूजफुल कंटेंट लाने वाला है ना। तो प्लीज़ इस चैनल को आप मिस नहीं करें, बेल आइकन दबा दे, सब्सक्राइब कर ले। आप बहुत वर्थ इट होगा, बहुत ही यूजफुल कंटेंट आने वाले फ्यूचर में। थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।